नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो होने जा रही है 28 जनवरी 2023 से, उसके लिए हम लोग लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे थे, जो कि होता है पेपर 1। इसके अंतर्गत राजभाषा पर नियमावली, जो कि सिलेबस का पहला ही टॉपिक है और 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, 10 नंबर के लिए निर्धारित है, तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति। एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे हम लोग राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति के बारे में। तो संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। राष्ट्रपति का आदेश आया है 1955 में। यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ साथ बढ़ावा दिया जाए। साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी में लिखित सामग्री ही प्रमाणिक मानी जाएगी। तो 1955 में एक आदेश जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में भी हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, परंतु साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी में लिखित सामग्री ही प्रमाणिक मानी जाएगी। उसके बाद राजभाषा आयोग बना। 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार राजभाषा आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनकी निर्माण की गति को तीव्र होनी चाहिए। आज तो बहुत सारा हो चुका है, उस समय की बात हो रही है 1955 में। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेर फेर के साथ साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषता दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। इस बात पर भी आयोग में कहा गया कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषता दक्षिण भारत की एक भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान अवश्य करा देना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने तथा उस पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार सितंबर 1957 में 30 सदस्यों की 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से थे संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। इसकी पहली बैठक नवंबर 1957 में हुई। पंत समिति ने व्यापक विचार विमर्श के पश्चात फरवरी 1959 में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो एक समिति भी बनाई गई है जो राजभाषा आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उसको अध्ययन करने के लिए, उस पर जांच पड़ताल करने के लिए समिति बनाई गई थी। गोविंद बल्लभ पंत जो कि उसमें गृह मंत्री थे, उस समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पे पंत समिति इसको कहा जाता है। प्रश्न पूछा भी जाता है प्रीलिम्स में या फैक्ट बेस में कि पंत समिति किससे संबंधित है, तो राजभाषा आयोग से संबंधित है पंत समिति। आगे बात करेंगे, इसी राजभाषा आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उसके बारे में, वो ब्रैकेट में था, उसको हमने उस समय अध्ययन कर लिया। ये सब जो सिफारिशें दिया है राजभाषा आयोग ने, उस पर जांच करने के लिए एक कमेटी आप बनाई गई थी, राजभाषा आयोग कमेटी। तो इसको अलग से देखेंगे। पहले तो ये यहाँ से आपने 3 फैक्ट देख लिया जो राजभाषा आयोग ने सिफारिश दी है। चौथा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। साथ ही पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी को एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। प्रतियोगी जो परीक्षाएं होंगी उसमें हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह हिंदी हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो। सबसे अधिक अगर किसी ने विरोध किया हिंदी का तो तमिलनाडु राज्य ने। तो इसीलिए कहा गया जो भारत की 22 भाषाएं हैं आज इस समय वर्तमान में, तो इन सभी 22 भाषाओं को
या भी अन्य जो भाषाएं हैं उनमें निकटता लाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, ऐसा राजभाषा आयोग ने सिफारिश किया। ये सारी सिफारिशें जो राजभाषा आयोग की है 1955 गठित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, उसी की अभी चल रही हैं। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। जो भी हाई कोर्ट हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, अपना जबलपुर हाई कोर्ट हो गया, या भी उड़ीसा में जो हाई कोर्ट हो, कहीं का भी हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, तो उन सभी जो उच्च न्यायालय उसमें इंग्लिश की जगह पे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा राजभाषा आयोग ने कहा। इन्हीं सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 में सुझाव दिया। समिति क्या थी, हमने पीछे अभी अध्ययन किया था, पंत समिति। गोविंद वल्लभ पंत जो कि उस समिति के अध्यक्ष बने थे। 30 मेंबर थे इस समिति में, 20 लोकसभा से आए थे, 10 राज्यसभा से आए थे। आपने देखा इन सबको। तो उसी इस समिति ने अब क्या सिफारिश दी है, जो 1959 में सुझाव दिए थे, वो इस प्रकार हैं। जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त ना कर लें, तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहे। पहली सुझाव यह था समिति का। 45 वर्ष के ऊपर वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट प्रदान कर दी गई। उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रखना चाहिए, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत समिति ने कहा। जो बनाई गई थी राजभाषा आयोग ने जो सुझाव दिया था, उसकी जांच के लिए बनाई गई थी गोविंद वल्लभ पंत समिति। उस समिति ने क्या क्या बातें कही हैं कि जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त ना कर लें, तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहें। 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रखना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहना देना चाहिए। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाए। तो इस समिति ने भी कहा कि 1965, जो कि 26 जनवरी 1965 के बाद डिसाइड किया गया था कि इसके बाद हिंदी को प्रधान भाषा बना दी जाए पूरे राष्ट्र की। राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया, उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। तो 1955 के बाद राजभाषा में क्या प्रगति हुई राजभाषा, उसी का पूरा ये प्रश्न आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर अब देखिए, 1959 में यह सिफारिशें कर दी, सुझाव दे दिया इस पंत समिति ने। उसके बाद राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया। उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं उसको देख लेते हैं कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। तो 45 वर्ष के ऊपर वालों को छूट दे दी गई, लेकिन 45 वर्ष के नीचे वालों के लिए हिंदी में प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी रहे, लेकिन धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। तो अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे, लेकिन धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों के विकास के लिए एक अस्थायी आयोग का निर्माण किया जाए। हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए अस्थायी आयोग का निर्माण किया जाए। विधायी आयोग की स्थापना की जाए, जो विधिकोष का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी शब्द हिंदी में अनुदित हो सकें। शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे। इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। और राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करेगा। आज भी जो राजभाषा विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंडर में ही काम करता है। इस आदेश के तहत 2 आयोगों की स्थापना कर दी गई, वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग, विधायी आयोग। प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी आरंभ हो गई। तो इस आदेश के बाद 2 आयोग बनाए गए, कौन कौन, वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली और विधि आयोग। तो इस तरह से आपने देखा कि 1955 के बाद राजभाषा के प्रयोग में क्या क्या प्रगति हुई, वह आपने पूरा देखा। यहाँ से भी आपको प्रश्न 5 नंबर में देखने को मिल सकता है या 10 नंबर का भी आ सकता है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। इसी के साथ यह वीडियो में समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।